गेट खुलता है, किसी के डंडे की आवाज आती है। यमसी जैसे ही उस आवाज को सुनता है, उसका खून खौलने लगता है। हम उसके चेहरे पे साफ साफ गुस्से को देख सकते हैं। तभी वो व्यक्ति हमें अंदर आते हुए दिखाया जाता है। सभी नोबल उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। पहले उस आदमी की छड़ी दिखाई जाती है और फिर वो आदमी जैसे ही सामने आता है, यमसी उसे देखकर बोलता है, और फिर आखिरकार तुम सामने आ ही गए, मेरे दुश्मन ड्यूक डेल्फिन। और तभी हमें उस आदमी के पीछे एक स्वॉर्डमैन आते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर एमसी बोलता है, ड्यूक फैमिली का चीफ ऑफ स्टाफ राउल जोसेफ। जैसे ही राउल जोसेफ डेल्फिन हाउस में आते हैं, चारों ओर लोग फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। कोई बोलता है वो आदमी ड्यूक डेल्फिन के घर से है, इनसे उलझने में कोई भलाई नहीं है, नजर भी मत मिलाना इनसे। तभी कोई बोलता है, अरे यार अभी तो माहौल अच्छा हो रहा था और ये यहाँ आ गए। राउल जोसेफ मार्किस ब्रैनफोर्ड की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, काफी वक्त हो गया मार्किस ब्रैनफोर्ड। मार्किस ठंडे स्वर में बोलते हैं, विस्काउंट जोसेफ, मुझे तो लगा था तुम्हें ऐसे मौकों में कोई दिलचस्पी नहीं। राउल जोसेफ मार्किस से बोलते हैं, सिर्फ रिस्पेक्ट जताने आया हूँ। सुना है आपने हाल ही में एक यंग लायन को अपने घर में लिया है। इस दौरान एमसी की नजरें एक टक जोसेफ को ही देख रही होती हैं। मार्किस घूरते हुए बोलते हैं, लेकिन इतना तो काफी नहीं है ड्यूक के घर में दिलचस्पी दिखाना। मार्किस पूछते हैं, तुम्हारे पीछे खड़ा ये शख्स कौन है? जोसेफ मुस्कुराते हुए बोलता है, ये मेरा एक स्क्वाड नाइट है। मार्किस को इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मार्किस का नाइट कमांडर टोलियो स्वाड पकड़कर आगे बढ़ता है। भले ही वो तुम्हारा नाइट हो, लेकिन शिष्टाचार यही कहता है कि वो अपना चेहरा दिखाए। नाइट चुपचाप रहता है। टोलियो स्वाड खींचते हुए बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं, अपना चेहरा दिखाओ। लेकिन मार्किस हाथ उठाकर अपने नाइट को रोक देता है। वो जोसेफ से कहता है, तुम लंबा सफर तय करके आए हो, अपना ख्याल रखना, कहीं ड्यूक डेल्फिन का नाम कलंकित ना हो जाए। जोसेफ हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मार्किस मन ही मन सोचते हैं, रॉयल जोसेफ जैसा इम्पोर्टेंट पर्सन कैपिटल में मौजूद था और मुझे कोई खबर तक नहीं मिली। इसका मतलब है कि ड्यूक का प्रभाव पहले ही कैपिटल तक पहुंच चुका है। जोसेफ और उसका नाइट अब एमसी की ओर बढ़ते हैं। दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं। दोनों लोग एक दूसरे को घूर कर देखते हैं, मानो जैसे एक दूसरे को कच्चा खा जाएंगे। तभी जोसेफ एमसी से पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? एमसी एक नजर देखता है और बोलता है, हाँ, विस्काउंट कैपिटल में आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। जोसेफ मुस्कुराता है और कहता है, मैंने भी बैरन गीजल फेंडिस सुना है, नॉर्थ रीजन में काफी नाम कमा लिया है। एमसी कुछ सोचता है और मन में कहता है, बिल्कुल, क्योंकि पेडियम को गिराने वाली सारी चालें तुम्हारे ही हाथों द्वारा चली गईं। जोसेफ एमसी से कहता है, औपचारिक बातें काफी हो गईं, क्यों न कहीं चलकर निजी रूप से चर्चा करें। विस्काउंट जोसेफ एमसी से कहता है, हमें तुम्हारे बनाए कॉस्मेटिक में दिलचस्पी है। सुना है लेडी रोसलिन की चमकती त्वचा तुम्हारे प्रोडक्ट की ही देन है। सच कहूँ तो हम भी कुछ वैसा ही बना रहे हैं। लेकिन एमसी जोसेफ की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। उसकी नजर लगातार पीछे खड़े नाइट पर टिकी होती है। एमसी कहता है, अगर ये टेक्निक बांटने या एक्सक्लूसिविटी की बात है तो माफ करें, मैं इसे इनकार करता हूँ। जोसेफ हंसकर कहता है, नहीं नहीं, वो बोरिंग बातें नहीं, मुद्दा ये है कि तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली युवक नॉर्थ के पिछले इलाकों में सड़ क्यों रहा है। जोसेफ एमसी को घूरते हुए कहता है, एक नॉर्थ का कचरा अचानक उठता है, वार जीतता है और कैपिटल में अपना नाम भी कमाता है। ये संयोग है या कोई कौशल? एमसी बोलता है, बस थोड़ी सी पढ़ाई की थी और कुछ नहीं। जोसेफ मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, और ड्यूक डेल्फिन के घर प्रतिभा की भी एक समय सीमा होती है। अगर नॉर्थ में ही जमे रहोगे तो या तो जंग में मरोगे या बारबेरियन जनजातियों के हाथ। मैंने कई नवजातों को ऐसे ही मिटते देखा है, लेकिन ड्यूक डेल्फिन का घर ये सब बदल सकता है। एमसी बोलता है, मैं तो पहले ही रॉयल फैक्शन के साथ हूँ। जोसेफ मुस्कुराते हुए कहता है, सिर्फ नाम भर मिल जाने से कुछ नहीं होता। अगर तुम मेरे साथ आओ तो साउथ का शानदार इलाका तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे पिता काउंट पेडियम को भी आराम मिल जाएगा। आखिर वो कितने दिन तक लड़ पाएंगे? एमसी सोचता है, जैसा उम्मीद थी, यह मेरे साथ खेल खेल रहा है। एमसी कहता है, नॉर्थ उतना बुरा भी नहीं जितना आप सोचते हैं। जोसेफ कहता है, अभी फैसला करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ समय कैपिटल में ही रहूंगा, सोच समझकर जवाब देना। तभी एमसी बोलता है, क्यों ना मैं भी आपको ऑफर दूं, आप मेरे साथ आ जाइए।
जोसेफ एमसी की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके अंदर नाइट और विस्काउंट बैठे होते हैं। नाइट विस्काउंट से पूछता है, गिसलेन से मिलकर आपको कैसा लगा? विस्काउंट कहता है, उसकी आंखें कुछ अजीब थी, कसम से उन्हें देखकर निकाल देने का मन कर रहा था। उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, मैंने उसका किलिंग इंटेंट महसूस किया। हवा में चारों तरफ उसका किलिंग इंटेंट ही दिख रहा था। पूरी बातचीत के दौरान वो मेरे काबिलियत परख रहा था, सोच रहा था कि मुझे पार करके तुम्हें मार डालेगा। विस्काउंट बताता है, गिसलिन ने तुम्हें मारने के लिए कई तरीके सोचे थे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी ने नाइट को मारने के लिए क्या क्या सोचा था। पहले वो नाइट पर अटैक करके उसकी स्वाद को तोड़ देगा और उसे मार देगा। अगर वो ऐसे नहीं मरा तो दूसरा तरीका इस्तेमाल करेगा। पहले नाइट के ऊपर हमला करेगा, उसके बाद स्वाड को रिफ्लेक्ट करके नाइट को बीच से दो हिस्सों में काट देगा। लेकिन हर अटैक के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि वो हार सकता है। जब गिसलिन ने मुझसे कहा मैं भी उसके साथ शामिल हो जाऊं, तो मैं समझ गया यही वजह है कि मार्किस ब्रैनफोर्ड ने उसे पसंद किया। एमसी विस्काउंट से कहता है, मुझे तुमसे बात करके मजा आया। विस्काउंट जाते हुए बोलते हैं, आशा है कि फिर मुलाकात होगी। एमसी कहता है, हाँ मैं भी इसका इंतजार करूंगा। वहाँ से जाते हुए नाइट एमसी को घूरते हुए देखता है। एमसी भी घूरते हुए देखता है और कहता है, किंगडम का सबसे शक्तिशाली स्वॉर्डमैन कैन बाल जैक। नाइट विस्काउंट को बताता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जानता था। विस्काउंट नाइट से कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। उसके रूमर्स सिर्फ अफवाह नहीं थे। फिर भी नॉर्थ पर कब्जा करने की मेरी योजना सिर्फ टल गई है, पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई। अब भी मेरे पास कई तरीके हैं। मुझे डेसमंड को इस बारे में साफ चेतावनी देनी होगी। उसे बताना होगा कि गिसलेन का सामना करते समय उसे सिर्फ एक नाइट कैप्टन नहीं बल्कि नॉर्थ का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन मानकर चलना होगा। तभी नाइट बोलता है, आप सही कह रहे हैं, उसे एक साधारण स्वॉर्डमैन मानना एक बेवकूफी होगी। सीन शिफ्ट होता है। क्लार्क सभी गार्ड से कहता है, जल्दी करो, एक भी सिक्का मत छोड़ना। तभी कोई हंसते हुए कहता है, तो ये सारे सपोर्ट सिर्फ हमारे लिए हैं क्या? गिलियन सभी से बोलता है, सारी सप्लाई यहाँ पर ले आओ। लेडी रोसलिन बोलती है, मुझे लगता है कि अब आपकी घर वापसी का समय आ गया है। एमसी बोलता है, हाँ लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं डिनेव का कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट मैं ही करूंगा। और उस 3 लाख गोल्ड के बारे में क्या, जो तुमने मुझे देने का वादा किया था? लेडी रोसलिन एमसी को घूरते हुए कहती हैं, क्या मेरे साथ बात करने का एकमात्र विकल्प ऐसा ही है? एमसी बोलता है, हम तो बस सपोर्ट और स्पॉन्सर हैं। लेडी रोसलिन बोलती हैं, आखिरकार कितना ठंडा रवैया है तुम्हारा। क्या एक प्रॉपर स्पॉन्सर बनने के लिए मुझे तुम्हारे बारे में और ज्यादा नहीं जानना चाहिए? उदाहरण के तौर पर तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम लगातार बिना रुके यह जिंदगी क्यों जीते हो? एमसी बोलता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, मैं बस अच्छा जीना चाहता हूँ और अच्छा खाना चाहता हूँ, यही मेरा गोल है। लेडी रोसलिन बोलती हैं, यह ईमानदार नहीं लगता। अगर वह सचमुच तुम्हारा लक्ष्य होता तो तुम ड्यूक डेल्फिन के घर विस्काउंट जोसेफ की सलाह मानकर जुड़ जाते, रॉयल स्टिक के पास नहीं आते। एमसी कहता है, पेडियम का उत्तराधिकारी और फेनरिक का लॉर्ड होने के नाते मेरे पास एक लक्ष्य है, उसे हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन मैं वह बोझ तुम्हारे साथ साझा नहीं करूंगा। लेडी रोसलिन गुस्सा करते हुए एमसी से कहती हैं, क्यों नहीं, बोझ तो बांटना चाहिए, जितना हो उतना ज्यादा। एमसी लेडी रोसलिन का हाथ पकड़ते हुए उसके हाथ में किस कर लेता है। लेडी रोसलिन देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। वहां से जाते हुए एमसी कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। लेडी रोसलिन शर्माते हुए एमसी को देख रही होती हैं। एमसी जाते हुए मन में सोचता है, बैंक्वेट अच्छे से समाप्त हुआ। राहुल के प्रस्ताव को ठुकराकर मैंने मार्किस ब्रैनफोर्ड की गर्मा भी बनाए रखी। ब्रीवार्ड के लिए भेजे गए सप्लाई को फेनरिस और पेडियम को भेज दिया गया है और ब्रैनफोर्ड के नाम पर हमें एक मुक्ति और विशेषाधिकार भी मिल गया। हमने रॉयल टेरिटरी से 50,000 निवासियों को अपने डोमेन में बसाने की सुविधा भी सुनिश्चित की और कीमती बोने दास पहले से ही फेनरिस की ओर जा रहे हैं। इसके साथ ही अब कोई भी हमारी टेरिटरी को छोटा और गरीब नहीं कह सकेगा। हालांकि वे सीधे मेरे पास आए, इसका मतलब है वे पहले से ही एक और साजिश रच रहे हैं। अगर मैंने संकोच किया तो मैं कुचल दिया जाऊंगा। ड्यूक डेल्फिन, मैं तुम्हें मार डालूंगा और इस दुनिया में तुम्हारा छोड़ा हुआ हर निशान मिटा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और एक कैसल को
दिखाया जाता है। तभी किसी के हाथों को दिखाया जाता है जो लोहे की जंजीरों में बंधे होते हैं। तभी उस आदमी को दिखाया जाता है। कोई उससे कहता है, अरे गैल्ब्रिक, लगता है कि लॉर्ड वहां आ पहुंचे हैं। यमसी को आते हुए दिखाया जाता है। सभी लोग जोर जोर से बोलते हैं, लॉर्ड वापस आ गए। ब्लिंडा सभी को देखकर बोलती, वाह, सब लोग निकल आए। गुलामों में से कोई बोलता है, लोग सच में खुश हैं। गैल्ब्रिक, तुम्हें पता है, मैंने इससे पहले कभी भी ऐसी टेरिटरी को नहीं देखा। मैंने सुना है कि लॉर्ड घर बनवाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी कभी भूखा ना रहे। लोग अपने लॉर्ड को पूरी तरह से प्यार करते हैं। गैल्ब्रिक यमसी को देखते हुए कहता है, तुम समझते हो कि मुझे इतनी आसानी से धोखा दे सकते हो? एक नॉवल तो नॉवल ही रहता है, आखिर में वो बस एक लालची कचरा है जो केवल अपना पेट भरना चाहता है। तभी पीछे से कोई बोलता है, गैल्ब्रिक। दूसरा गुलाम बोलता है, तो तुम सचमुच इसे अंजाम देने वाले हो? गैल्ब्रिक बोलता है, हाँ, हम योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। यमसी गैल्ब्रिक को देख रहा होता है। तभी पीछे से ब्लिंडा आते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो यंग मास्टर, कम से कम हाथ हिला दो। यमसी अपने हाथ को हिलाने लगता है। लॉर्ड हंसते हुए कहता है, घर आकर अच्छा लग रहा है। अब जब हमारे पास इतना पैसा है तो हम आराम कर सकते हैं। यमसी कहता है, क्लाउड, रूवल को कहो कि रिपोर्ट तैयार करे जो मैंने मांगी थी और मुझे मेरे ऑफिस में लेकर आए। क्लाउड शॉक्ड होते हुए बोलता है, क्या तुम सचमुच में वापस आकर सीधा काम शुरू कर रहे हो? चलो थोड़ा आराम करते हैं। यमसी बोलता है, गुलाम कब से आराम करने लगे, और वैसे भी कैपिटल में तुमने काफी आराम कर लिया है। यमसी ऑफिस में आ जाता है और एक मीटिंग अरेंज करने को बोलता है। यमसी एक सर्वेंट से पूछता है, लोवेल ऑफिसर होमरन के साथ कुछ हुआ है क्यों, है ना? सर्वेंट बोलता है, हाँ माय लॉर्ड। यमसी बोलता है, उसे कहो मैं बाद में टेरिटरी का दौरा करूंगा, अब तक की सारी रिपोर्ट दो। सर्वेंट एएमसी को रिपोर्ट बताता है, हमने टेरिटरी को ठीक वैसे ही चला रखा है जैसा आपने कैपिटल जाने से पहले निर्देश दिए थे, और टेरिटरी में मेन कंस्ट्रक्शन काम भी वैसे ही हुआ है। लॉर्ड अल्फाय बोलता है, जब मैं पहले आया तो मैंने देखा कि सारे सड़क और जलमार्ग पूरी तरह से ठीक किए गए थे जब बेनेसा और मैं यहाँ नहीं था। सर्वेंट बताता है, हाँ, और हमने वर्कशॉप और अनाज गोदामों का भी काम लगभग पूरा कर लिया है। अगर हम और वो बौने गुलाम जो हम कैपिटल से लेकर आए थे काम पर लगाते हैं तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। खासकर फसलों के मामले में फसल इतनी ज्यादा है कि अब हमें मर्चेंट से अनाज खरीदने की जरूरत नहीं है। ब्लिंडा शॉक्ड होते हुए कहती है, कितना ज्यादा फसल हुई है? क्लाड बताता है, उत्पादन के हिसाब से यह रॉयफोल्ड के बराबर है और प्रति यूनिट एरिया के हिसाब से यह पूरे किंगडम में सबसे ज्यादा है। ब्लिंडी क्लाड का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुमने कहा था यहाँ पर खेती करना नामुमकिन है। ब्लिंडा खुश होते हुए कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यंग मास्टर तुम एक महान लॉर्ड बन सकते हो, और अब तो तुम्हारे पास रॉयलिस्टिक फैक्शन का समर्थन भी है। गिलियन बोलता है, जैसा आपने पहले कहा था, इस टेरिटरी को पुनर्जीवित करना सच होता दिख रहा है। यमसी बोलता है, हाँ, हमने बुनियादी चीजें ठीक कर ली हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। यमसी क्लाड को आदेश देता है, जब तक मैं ना कहूँ अनाज खरीदना जारी रखो, हमें और अधिक घर भी चाहिए, इसके लिए पहले जमीन सुरक्षित कर लो। अब से हम वार की तैयारी करेंगे। क्लाउड शॉक्ड होते हुए बोलता है, क्या वार? रुको, ये तुम क्या कह रहे हो? अब जब हम रॉयलिस्टिक के साथ हैं तो कौन हमारे ऊपर हमला करेगा? यमसी बोलता है, डेस्मोंड या शायद रेफोल्ड। यमसी क्लाउड का रिपोर्ट पढ़ने के लिए बोलता है। क्लाउड जैसे ही रिपोर्ट पढ़ता है देखकर शॉक्ड होते हुए बोलता है, क्या? डेस्मोंड भारी मात्रा में कंस्क्रिप्शन और ट्रेड्स नाइट्स की भर्ती कर रहा है और साथ ही हथियारों और लोहे के अयस्कों को बड़े पैमाने में खरीद रहा है। एमसी बताता है, ये वही रिपोर्ट है जो कैपिटल के लिए रवाना होने से पहले काउंट डेस्मोंड की मूवमेंट पर तैयार की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने काउंट कैल्वेंडी से हाई क्वालिटी वाले लोहे के बड़ा स्टॉक खरीद लिया है। गिलियन मन में सोचता है, युद्ध के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं अनाज, फौज और हथियार। आयरन हथियार बनाने और मरम्मत के लिए जरूरी है, लेकिन यह मात्रा पीस टाइम के लिए बहुत ज्यादा है। रेड वुल्फ बोलता है, तो सचमुच शायद युद्ध होने वाला है। लॉर्ड अल्फाय डरते हुए कहता है, बकवास, क्या वे वास्तव में एक और लड़ाई शुरू कर देंगे? क्लाड बोलता है, अगर डिस्मोंड ऐसे ही मोनोपॉली करता रहा तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। हमें और आयरन चाहिए ताकि हम अपने टेरिटरी के स्तर को सुधार सकें, लेकिन काउंट कैल्वेंडी हमें कभी भी आयरन नहीं बेचेंगे। एमसी कहता है, सही कहा, इस मोड़ पर काउंट कैल्वेंडी को ड्यूक डेल्फिन का साथी माना जाना चाहिए। जब तक हम लोहे की सुरक्षा के लिए हिचकिचा रहे हैं, वे लोग शायद पहले ही हमले की तैयारी पूरी कर चुके होंगे। स्थिति अब थोड़ी असहज लग रही है। सभी लोग एमसी की तरफ ही देख रहे होते हैं और कहते हैं, अब आगे क्या करना होगा? एमसी कहता है, हमें पहले काउंट कैल्वेंडी की टेरिटरी पर हमला करना होगा। सीन शिफ्ट होता है।
कैवल्डी टेरिटरी के काउंट कैवल्डी कैसल को दिखाया जाता है। हेराल्ड काउंट से कुछ बताता है। काउंट कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो, नॉर्थ का सबसे बड़ा स्वॉर्डमैन? हेराल्ड बोलता है, काउंट कैवल्डी, ड्यूक हाउस ने फेनरिस टेरिटरी के बारे में रिपोर्ट भेजी है। फेनरिस का लॉर्ड गिसेल फेनरिस, ड्यूक ने रिपोर्ट में कहा है कि उस आदमी को ऐसे समझो जैसे नॉर्थ के सबसे बड़े स्वॉर्ड मास्टर का सामना कर रहे हो। वो कोई ऐसा शख्स है जिसकी चालें अकल्पनीय हैं। तुम्हें भी वार की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। काउंट कहते हैं, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? हेराल्ड, क्या तुम ही नहीं हो जो बाहर जाकर लड़ते हो? हेराल्ड घूरते हुए कहता है, यह आदेश ड्यूक हाउस से आया है। काउंट जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, एक ही वार से तसल्ली खत्म हो गई क्या? कौन कहता है कि हमें तैयारी करनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि कोई यहाँ पर अटैक करने आ रहा है? तुम्हें पता है, दोहरी मोटी दीवारें साधारण से कहीं ज्यादा मजबूत बनाई गई हैं और किले के घेरे हुए ये एक गहरी खाई भी है। नॉर्थ के सबसे अच्छे मटेरियल से बने वाटर बेस्ड डिफेंसिव वेपन यहाँ पर मौजूद हैं। तुम मुझसे कहते हो कि तैयारी मजबूत करूं एक फैमिली के लोहे के किले को देखकर? माफ कीजिए, पर मेरा किला कभी नहीं टूटा, एक भी बार नहीं। मेरी फिक्र करना बंद करो। तुम्हें डेस्मॉन्ड पर नजर रखनी चाहिए। तुम पहले ये एक कीमती गुप्त हथियार खो चुके हो। हेराल्ड काउंट को घूरते हुए देखता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। बिलिंडा, रेड वुल्फ और गिलियन एमसी को ग्रीट करते हुए उसके साथ जा रहे होते हैं। तभी एमसी अपनी आर्मी के पास आकर सभी को देखते हुए कहता है, ये अच्छे एक्सप्रेशन हैं, और सभी से कहता है, पैसे के स्वार्थ को अलग रखो। किसी पर भरोसा करना और उसका साथ देना आसान नहीं होता, पर तुमने मुझ पर भरोसा किया और मेरी अगुवाई में इतना दूर तक आ गए, जैसा मैंने पहले कहा था। तभी एमसी अपनी स्वार्ड को निकालता है और जमीन में गाड़ते हुए कहता है, तुम सभी 200 लोगों को मैं नाइट बना दूंगा। मैं फेनरिस नाइट की स्थापना करूंगा। सभी लोग खुशी से झूमते हुए और एमसी की जय जयकार करने लगते हैं। क्लार्ड पास में बैठा वेंडी से कहता है, यह पागलपन है, मुझे नहीं पता क्या यह वाकई संभव है। वेंडी कुछ नहीं कहती। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। एमसी सभी से कहता है, हम पहले काउंट कैवेंडी के टेरिटरी पर अटैक करेंगे। क्लाउड घबराते हुए कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। एमसी अपने प्लान को बताता है। डेस्मॉन्ड और काउंट कैवेंडी स्वयं को तटस्थ रईस दिखाते हैं, पर ड्यूक घराने का समर्थन करते हैं। वे ड्यूक की जगह बिना रोक टोक के चालें चलते हैं, उसके प्यादों की तरह काम करते हैं। काउंट कैवेंडी भी अब हमारा दुश्मन है। अगर हम यह वार जीत जाते हैं तो आयरन की खदान हमारी होगी। यह एक अच्छा मौका होगा दुश्मन को कमजोर और अपने आप को पावरफुल बनाने का। क्लार्ड कहता है, तो तुम बताओ हम कैसे अटैक करेंगे? गिलियन बताता है, मैंने सुना है कि कैवेंडी की सेना नॉर्थ की सबसे अच्छी सुसज्जित सेना है। रेड वुल्फ बोलता है, ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि हमारी सेना की संख्या उनसे कमजोर है। एमसी सभी से कहता है, मैं हमारे 200 भाड़े के सैनिकों को माना चलित नाइट बना दूंगा। ऐसा कहा जाता है कि कुशल नाइट 100 साधारण सैनिकों के बराबर हो सकता है। अगर हम 200 पावरफुल नाइट का एक ऑर्डर बनाते हैं तो यह 20,000 सैनिकों के बराबर होगा। बिलिंडा कहती है, पर कैसे? माना सीखने में तो सालों लग जाते हैं। एमसी वेनेसा से कहता है, क्या तुम वह लेकर आ सकती हो जो मैंने कहा था? वेनेसा कहती है, यस माय लॉर्ड। तभी हमें बहुत सारे बोतल को दिखाया जाता है। सभी पूछते हैं, यह क्या है? एमसी बताता है, यह माना कंसंट्रेशन सिगलिंग है। क्लार्ड बोलता है, तुमने सारे रन स्टोन क्या इन्हें बनाने के लिए लगा दिए? ऐसा नहीं है ना? एमसी कहता है, इसे इस्तेमाल करके तुम माना सीख सकते हो। थोड़ा अनौपचारिक तरीका है। मैंने पैरेडियम फैमिली के माना प्रशिक्षण में करेक्शन किया है ताकि यह सीखना आसान हो जाए। इसके लिए 1 महीना ही पर्याप्त होगा। सिर्फ यंग मास्टर के कहने पर बदल डाली। क्या लॉर्ड इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे? एमसी कहता है, मरने से तो बेहतर है कि कुछ सीख लिया जाए। गिलियन कहता है, सिर्फ सोल्जर को ट्रेन करना ही कैवेंडी कैसल के लिए काफी नहीं होगा। जब मैं मशीनरी था और काउंट कैवेंडी के कैसल में घुसा था तो जो मैंने देखा, ऊंची जमीन पर दोहरी परत वाली मजबूत दीवारें, किले के चारों ओर गहरी खाई, बिना खाली जगह में वाटर वेपन रखे गए और ऐसे ही कई वेपन रखे गए थे। कैल्डी कैसल डिफेंस के लिए काफी मशहूर है। कहा जाता है कि जब इसके वंश का अंत हो गया था, कैसल तब भी कोई नहीं जीत पाया। अगर वे कैसल के अंदर बैठे रहकर डिफेंस करना तय कर लें तो हमारी फोर्स कुछ भी नहीं कर पाएगी।
क्लाड एमसी से बोलता है, पहले हम प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक छोड़ दें और बस डेसमंड को रोकने पर ध्यान दें। हमें कहीं और से आयरन को हासिल करना चाहिए, चाहे उसे पाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो शर्त लगाते हैं, हम जीतेंगे या हारेंगे। क्लाड गुस्से में बोलता है, तुम सचमुच पूरे टेरिटरी की किस्मत को यूं दांव पर लगाते रहते हो क्या? एमसी कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास सब कुछ के लिए योजना है। तभी एक सोल्जर पूछता है, क्या नाइट्स बनने के लिए उन्हें माना इस्तेमाल करना नहीं आना चाहिए? मैंने तो सुना है इसे सीखने के लिए कई सालों की मेहनत लगती है। एमसी बताता है, जैसा कि तुम जानते हो, सही माना प्रशिक्षण में सालों लगते हैं। मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम 1 महीने में माना इस्तेमाल कर सकोगे। सोल्जर शॉक्ड होते हुए कहता है, 1 महीना? एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा कि तुम सच में समझ जाओगे। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है जो उस सोल्जर की बॉडी में माना डाल रहा होता है। सोल्जर दर्द से जोर जोर से चिल्लाता है। एमसी उससे कहता है, सहन कर लो, कई सालों की मेहनत को सिर्फ 1 महीने में समेट देना बहुत बड़ा बोझ लेकर आता है। सिगिल्स तुम्हारे अस्थायी रूप से माना महसूस कराएगा। तुम्हें हवा में माना कण अपने दंतियान के नीचे इकट्ठा करके माना कोर बनाना होगा। एक धागे की गठरी लपेटने की कल्पना करो। कैसल के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तभी कैसल के बाहर बिलिंडा एमसी से कहती है, तुमने बहुत मेहनत की है यंग मास्टर। एमसी कहता है, ठीक है, हमारे सारे लोगों को बैरक्स में डालो, हमें कुछ समय तक उनका ख्याल रखना होगा। एमसी लोवेल से कहता है, हम उस कवच को स्वयं बनाएंगे जिसे हमारा नाइट ऑर्डर इस्तेमाल करेगा। नॉन ह्यूमन सेलेब्स का क्या हुआ? लोवेल बताता है, पर बौने पहले ही इलाकों में बैरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमसी कहता है, टेरिटरी में बैरक? और आसमान की ओर देखते हुए कहता है, चांद आज रात भर दिखने वाला नहीं है। तभी हमें जंगल में मिट्टी के अंदर से निकलते हुए हाथ को दिखाया जाता है। हमें वही गुलाम दिखाए जाते हैं जिन्हें एमसी लेकर आया होता है। वे सुरंग खोदकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनका लीडर गलबरीक सभी से कहता है, सभी ऊपर आओ। गुलाम बोलते हैं, गलबरीक क्या तुम पक्के हो? अगर हम बस किंगडम से बाहर निकल गए तो क्या हम आजाद होंगे? गलबरीक बताता है, लोग कहते हैं कि दूसरे राज्य में एक गुप्त जिला है जहाँ ये गैर ह्यूमन दास साथ साथ रहते हैं, तो ये जरूर सच ही होगा। चलो यहाँ से निकलते हैं। सभी लोग अचानक से घबराने लगते हैं। गलबरीक कहता है, तुम किस बात के लिए हिचकिचा रहे हो? जल्दी आओ, तुम्हारे मन में अभी भी स्लेव लाइफ के बारे में दूसरे विचार हैं। अगर तुम डर रहे हो तो वापस जाओ, रईसों के खिलौने बनकर रहो हमेशा के लिए। सभी लोग बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, पीछे देखो पीछे। जैसे वो पीछे देखता है, एमसी खड़ा होता है। एमसी बोलता है, भागने का कोई फायदा नहीं। गलबरीक कहता है, तुम्हें भागने की योजना मालूम थी? तुमने कैसे हमें पहले ही पकड़ लिया? रुको एक पल, क्या तुम अकेले आए हो? एमसी कहता है, हाँ, अकेले आया हूँ। सभी स्लेव्स आपस में बात करते हैं और एमसी को घूरते हुए कहते हैं, अगर तुम बस गायब हो जाओ तो हम सब आजाद हो जाएंगे। क्यों, ऐसा ही है ना? एमसी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, खैर कोई बात नहीं, अगर तुम कर सकते हो तो कोशिश करके देख लो।